साथियों, मैं BL लूणा मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में हम आज जो रीतिकाल है, उस रीतिकाल के जो अन्य कवि है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने आदिकाल और भक्तिकाल है वो कर लिया है। उसके सारे वीडियो के जो लिंक है वो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपने अगर नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। दूसरे जो हिंदी व्याकरण है उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए, आप जाकर उसको ले सकते हो। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर उसको व्हाट्सएप से लेना चाहे तो मेरे हिंदी साहित्य की 21 नंबर क्लास के अंदर मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप जाकर व्हाट्सएप से भी उसको ले सकते हो। और जैसे ही ये हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट होगा, मैं आपको इसके नोट्स भी उपलब्ध करवा दूंगा। अब बात करें हम रीतिकाल के अन्य कवियों की, तो रीतिकाल के जो अन्य कवि है उनके अंदर नाम आता है चिंतामणि त्रिपाठी। यानी जो चिंतामणि त्रिपाठी है वो रीतिकाल में भी है, पर वो रीतिकाल के अन्य कवियों में नाम आता है इनका। इसके जन्म और मृत्यु की बात करें तो 1600 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कवि कुल कल्पत्रु और काव्य विवेक श्रृंगार विवेक श्रृंगार मंजरी, काव्य विवेक और श्रृंगार मंजरी, तो 3 रचनाएं हो गई। तो चिंतामणि से ज्यादा जो ये अन्य कवि उनसे ज्यादा पूछा नहीं जाता, उनसे सिर्फ यही पूछा जाता है कि जो चिंतामणि की जो रचनाएं हो, जन्म और मृत्यु के बारे में बहुत ही कम पूछा जाता है, या फिर इनका जो कर्म पूछ लिया जाता है। कई बार जो कवि देखे उनका कर्म पूछ लिया जाता है कि भाई ये इनका कर्म सेट करिए, यानी पहले जन्म किसका हुआ था, उसके बाद में किसका हुआ, इस प्रकार कर्म सेट करना होता है। तो आपको इनकी मोटा मोटी याद तो रखना ही है। चिंतामणि त्रिपाठी है, उनकी जो जन्म 1600 ईस्वी में हुई थी और मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी। वहां थोड़ी दिक्कत आ रही है, इसलिए हमारे को जन्म डेट याद रखना, जब इनको कर्म से सेट करने के लिए बोलते वहां थोड़ी दिक्कत होती है। बाकी ज्यादातर इनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाता है, भाई ये रचना किसकी है। जैसे कविकुल कल्पत्रु रचना की रचनाकार है तो चिंतामणि त्रिपाठी। काव्य विवेक और श्रृंगार मंजरी। कुलपति मिश्र 1660 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1700 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। प्रमुख रचना है रस रहस्य और संग्राम सार। आगे हैं भिखारीदास। भिखारीदास का जन्म 1725 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1760 ईस्वी में हुई थी। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं है वो है रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय। तो देखिए दो तो निर्णय हो गए, एक काव्य निर्णय और एक श्रृंगार निर्णय। छंदोरुण पिंगल, शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज सत्तिका, अमर प्रकाश, नाम प्रकाश कोश, छंद प्रकाश। तो ये रचनाएं है वो सारी भिखारीदास की है। यानी इनमें से ज्यादातर, जैसे ये जो काव्य निर्णय हो गया, श्रृंगार निर्णय हो गया, छंदोरुण पिंगल हो गया, ये रचनाएं इनके नाम देखकर पूछा जाता है अक्सर कि ये रचनाएं किसकी है। तो पूरी रचनाओं के बारे में अक्सर नहीं पूछा जाता है, जैसे काव्य निर्णय हो गया, श्रृंगार निर्णय, छंदोरुण पिंगल, इस प्रकार पूछा जाता है। फिर है रसलीन, 1699 ईस्वी से 1750 ईस्वी के बीच में, यानी 1699 जन्म है और 1750 इनकी मृत्यु है। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो अंग दर्पण महत्वपूर्ण रचना है 1737 ईस्वी और रस प्रबोध 1742 ईस्वी में। तो अंग दर्पण है ये ज्यादा महत्वपूर्ण रचना है, इनके बारे में पूछा जाता है भाई अंग दर्पण रचना है वो किसकी है, तो ये रसलीन की है। इनका मूल नाम सैयद गुलाम नबी था। जो रसलीन है उसका मूल नाम क्या था, सैयद गुलाम नबी था। तो ये पूछा जाता है। प्रमुख पंक्ति, रसलीन से संबंधित पंक्ति है अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जे चितवत एक बार। तो मैंने तो इसको जो रसलीन है भाई रस और अमी, यानी इसके हिसाब से मैंने इसको जोड़ रखा है रस अमी, ठीक है।
तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, जैसे अमी से, यानी अमी मैंने इसका जैसे शहद होता है वो शहद से हलाहल वो भरा हुआ है, यानी तो अमी यानी रस से वो भरा हुआ है, इस प्रकार मैंने इसको अमी की जगह रस कर लिया, रस हलाहल मद भरे, तो यानी रस से वो भरा हुआ है, हलाहल भरा हुआ है, ऊपर तक भरा हुआ है। तो इस प्रकार ये आपको याद रह जाएगा। ठीक है। पद्माकर 1753 ईस्वी से 1833 ईस्वी, मृत्यु है 1833 है और जन्म 1753 है पद्माकर का। पद्माकर के बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो प्रमुख रचनाएं हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरुदावली, कली पचीसी और राम रसायन। ये जो पद्माकर की महत्वपूर्ण रचनाएं है, पद्माकर के बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो इनकी जो सारी रचनाएं वो आपको अक्सर याद करनी है। हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण तो इनके नाम से ये पता चल जाए, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरुदावली, कली पचीसी और राम रसायन। आगे जगत विनोद इनकी प्रसिद्ध रचना है। जगत विनोद है वो जो पद्माकर है उसकी प्रसिद्ध रचना है। इसमें कुल 6 प्रकरण व 731 छंद है, यानी 731 तो छंद है और 6 प्रकरण, प्रकरण मतलब ये पाठ हो गया। ठीक है। ये 1803 से 1821 के बीच महाराजा जगत सिंह, जगत विनोद नाम है, तो जगत सिंह के आश्रय में रची गई। ठीक है। तो ये तो आपको कंफ्यूजन पैदा नहीं करेगा, यानी जो जगत विनोद है वो महाराजा जगत सिंह के आश्रय में रची गई 1803 से 1821 के बीच में। पद्माकर जयपुर महाराज प्रताप सिंह के दरबारी कवि थे, यानी इनमें पद्माभर नाम से एक रचना लिखी है, तो वो इनके दरबार में थे। पद्माभरण तो जैसे पद्माकर की रचना हो गई, ये सॉरी ये जो प्रताप सिंह विरुदावली, यानी ये जो प्रताप सिंह विरुदावली लिखी है, तो ये प्रताप सिंह के दरबार में थे, जो महाराजा थे जयपुर के। ये लक्षण ग्रंथ लिखने वालों में अंतिम प्रसिद्ध कवि थे, यानी जो लक्षण ग्रंथ लिखने वाले जो कवि थे उनमें जो प्रसिद्ध कवि है वो अंतिम ये थे। कौन? पद्माकर। यानी लक्षण ग्रंथ लिखने वाले में अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन थे? पद्माकर थे। उसके बाद में भी लक्षण ग्रंथ लिखे गए पर वो इतने प्रसिद्ध नहीं हुए। रचनाओं का सूत्र बनाया मैंने, पद्माकर की जो रचनाएं है उनका एक सूत्र बनाया। क्या बनाया? हिम्मत प्रताप रामकली पद्मा प्रबोध जगत गंगा। हिम्मत प्रताप रामकली पद्मा प्रबोध जगत गंगा। अब देखिए ये जो सूत्र है, हिम्मत प्रताप, तो हिम्मत का मतलब हो गया हिम्मत बहादुर विरुदावली, हिम्मत बहादुर विरुदावली। प्रताप का मतलब हो गया प्रताप सिंह विरुदावली, प्रताप सिंह विरुदावली। रामकली का मतलब हो गया राम रसायन और कली का मतलब हो गया कली पचीसी। पद्मा का मतलब हो गया पद्माभरण और प्रबोध का मतलब हो गया हमारे प्रबोध पचासा। जगत का मतलब हो गया जगत विनोद और गंगा का मतलब हो गया गंगा लहरी। तो ये हो गया हमारे पद्माकर के जो रचनाएं, क्योंकि सारी रचनाएं दिमाग से निकल जाती है, याद नहीं रहता है। तो हिम्मत प्रताप रामकली, रामकली ऐसे नाम होता है, तो हिम्मत प्रताप रामकली पद्मा प्रबोध जगत गंगा। ये थोड़ा कंफ्यूज ऐसे होता है, पर आप जैसे इसको 2 4 5 बार करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, इतना लंबा चौड़ा इसके अंदर नहीं है। हिम्मत प्रताप रामकली पद्मा प्रबोध जगत गंगा। आगे देखिए, फिर आता है मतीराम। मतीराम का जन्म 1604 ईस्वी में हुआ था। प्रमुख रचना मतीराम की ललित ललाम, महत्वपूर्ण रचना मतीराम की ललित ललाम। आपको मैंने बताया था कि जहां भी ललित आभरण भूषण ये नाम आ जाए तो उसमें इसकी विषय वस्तु क्या होती है? अलंकार। उसकी विषय वस्तु क्या होती है? अलंकार। तो हमारे ललित ललाम में क्या है? अलंकार है। ललित ललाम मतीराम की रचना और इसमें क्या है? अलंकार है। फिर अलंकार पंचाशिका, रस राज, हृद कौमुदी, मतीराम सतसई, साहित्य सार, फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, छंद सार संग्रह। तो ये रचनाएं जो महत्वपूर्ण है हमारे मतीराम की दृष्टि से, यानी सारी रचनाएं वो मतीराम की है। अब आता है जसवंत सिंह, 1627 से 1729 ईस्वी।
अब जो जसवंत सिंह जो महाराजा थे, इनकी जो एक प्रमुख रचना है भाषा भूषण, इस भाषा भूषण के बारे में आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। भाषा भूषण है, ये मोस्ट रचना है, मोस्ट रचना है। भाषा भूषण के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है भाई। जसवंत सिंह जैसे भाषा भूषण रचना के रचनाकार है, तो जसवंत सिंह, या फिर जैसे भाषा भूषण नाम दे दिया, इधर जैसे रचनाओं के नाम दे दिए, तो इधर जैसे 1 2 3 4 इस प्रकार यहाँ रचनाओं के नाम दे दिए, और इधर जो कवि देते इन कवियों का क्रम है वो जैसे यहाँ पर जैसे अलग दिया, या जो 4 कवि दिए, तो इसको इस प्रकार मैच करना होता है। इस प्रकार आपको क्या करना होता है, मैच करना होता है। तो यहाँ पर भी ये देख सकते हो, जो भाषा भूषण है ये थोड़ी महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना। भाषा भूषण है जसवंत सिंह की रचना है। अप्रोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार, ये रचनाएं है वो सारी भाषा जसवंत सिंह की है, पर ये भाषा भूषण है वो थोड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाषा भूषण रचना चंद्रालोक शैली में है, यानी इनके बारे में ऐसा पूछा नहीं गया कि भाषा भूषण रचना वो किस शैली में, पर आपको दिमाग में थोड़ा रखना है, यही पूछा जाता है कि भाषा भूषण रचना किसकी है, तो जसवंत सिंह की है। बाकी भाषा भूषण जो रचना है वो चंद्रालोक शैली में लिखी गई है। इसमें 212 दोहे है और 5 प्रकाश है। प्रकाश का मतलब पाठ हो गया, तो 5 पाठ है और 212 इसके अंदर दोहे है। फिर है दुल्लह कवि, 1743 ईस्वी इसका जन्म है और 1768 ईस्वी इसकी मृत्यु डेट है। दुल्लह कवि की रचना है, प्रमुख रचना है कविकुल कंठावरण, कविकुल कंठावरण। इसके बाद में गिरधर दास भारती भूषण, इसकी रचना है 1833 ईस्वी में लिखी गई। फिर आता है श्रीपति, काव्य सरोज और सरोज कलिका, यानी इनकी ज्यादा पूछा नहीं जाता, इनकी जो 1-2 रचनाएं उनके बारे में अक्सर पूछा जाता, तो वो मैंने यहाँ पर लिखी है। भूपति कंठाभूषण, सेनापति, कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। कवित रत्नाकर में 5 तरंग व 394 छंद है। सेनापति की ये महत्वपूर्ण रचना है। कवित रत्नाकर है वो महत्वपूर्ण है, 5 तरंग 394 छंद। आगे हट्टीजी, श्री राधा सुधा शतक, हट्टीजी की रचना श्री राधा सुधा शतक। आलम कवि, आलम के लिए एक रचना महत्वपूर्ण, आलम की, आलम के लिए इसके नाम से ही पता चल जाएगा। ये ब्राह्मण जाति के थे। आलम कौन थे, ब्राह्मण जाति के थे, जो शेख रंगरेजिन नामक मुसलमान महिला थी उससे विवाह किया। यानी आलम है वो, आलम कौन थे, ब्राह्मण जाति के थे, पहले इनका नाम आलम नहीं था, ये ब्राह्मण जाति के थे, और जो शेख रंगरेजिन नाम की एक जो मुसलमान महिला थी उनसे ये प्रेम करते थे और फिर उनसे इन्होंने शादी कर ली। ठाकुर कवि, ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक, दोनों ये रचनाएं नाम से याद हो जाएगी, ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। फिर आता है बोधा, बोधा कवि का है वीर वारिस और इश्क नामा, वीर वारिस और इश्क नामा। प्रेयसी, यानी प्रेयसी का नाम है सुभान और सुबहान। अब देखिए, एक तो हो गया हमारे बोधा और एक हो गया घनानंद, ठीक है। अब इनके प्रेयसी का नाम जो घनानंद है उसकी प्रेयसी का नाम सुजान है, सुजान है। घनानंद की प्रेयसी का नाम क्या है, सुजान है। और बोधा है, इसकी प्रेयसी का नाम क्या है, सुभान, सुभान। तो ये याद रखना है, सुजान और सुभान में फर्क है, सिर्फ फर्क कितना है, ये भाका और जाका ही है। तो घनानंद है उसकी प्रेमिका नाम सुजान है और बोधा की प्रेमिका नाम सुभान है या फिर शुभहान है, इस प्रकार। तो ये आप कंफ्यूजन नहीं होना है। आगे हमारे द्विज देव, 1820 से 1861 ईस्वी। इनकी रचनाएं श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालीसा, श्रृंगार लतिका सौरभ, ये अंतिम श्रृंगारी कवि माने जाते हैं। यानी जो श्रृंगार रस के जो थे, तो अंतिम श्रृंगारी कवि कौन है, हमारे द्विज देव है, याद रखना है, पूछा गया है, ठीक है, मोस्ट है। तो द्विज देव वो अंतिम श्रृंगारी कवि माने जाते हैं। आगे देखिए हमारा है सूदन कवि, सूदन कवि की रचना है सुजान चरित, सुजान चरित। कवियों का कालक्रम सूत्र,
यानी जो ये कवि है, इन कवियों का मैंने सारे जो कवि है हमारे, कौन से, जो रीतिकाल के, उन कवियों का एक क्रम बताया जो अक्सर पूछा जाता है। ठीक है। केसव चिंता विरहमती भूषण दे आलमगन भीख पद। केसव चिंता विरहमती भूषण दे आलमगन भीख पद, एक तो ये हो गया। और एक मैंने पहले बताया था आपको, इसका जो रीतिबद्ध कवि थे, रीतिबद्ध कवि थे, कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। रीतिबद्ध कवियों का बताया था। केशव पद्मा को भीख मणि दे मतीराम रस तो भूषेना। केशव पद्मा को भीख मणि दे मतीराम रस तो भूषेना, इस प्रकार का एक मैंने आपको सूत्र बताया था। केशव पद्मा को भीख मणि दे मतीराम रस तो भूषेना। तो इसके अंदर सारे रीतिबद्ध कवि है, सारे रीतिबद्ध कवि। और ये क्या है, केशव चिंता विरमती भूषण दे आलमगन भीख पद। तो ये दोनों अलग अलग आपको याद रखना। ये है जो आपको केशव के हिसाब से, भाई आगे केशव आए तो आप ये कर दो वहां पर, तो ये नहीं है। केशव चिंता विरमती भूषण दे आलमगन भीख पद, ये है हमारे जो रीतिकाल के कवि है उनका कालक्रम। रीतिकाल के कवियों का क्या है, कालक्रम से सेट किया गया। कालक्रम को बढ़ते क्रम में पहले ये आएगा ये आएगा, क्योंकि अक्सर इनके बारे में पूछा जाता है, तो मैंने इसका जो सूत्र है वो बनाया है। अब देखिए इसको आपको बताएं। अब केशव चिंता विरमती भूषण दे आलमगन भीख पद, तो पहले केशवदास आ गए, फिर चिंतामणि आ गए। बीरे का मतलब बिहारी हो गया, मती का मतलब मतीराम हो गया, भूषण से भूषण है ये, देव से देव हो गया, आलम से आलम हो गया, गण से घनानंद हो गया, भीख से भिखारीदास हो गया, और पद से पद्माकर हो गया। तो केशव चिंता विरमती भूषण दे आलमगन भीख पद, इस प्रकार का मैंने एक सूत्र बनाया है, आपकी याद करने में सुविधा होगी। आगे देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु कुछ बिंदु है वो देख लेते हैं। सेनापति रीतिकाल के सबसे प्रसिद्ध प्रकृति कवि माने जाते हैं। यानी जो सेनापति है ना, वो मोस्ट है, किस दृष्टि से, प्रकृति की दृष्टि से। यानी सेनापति जो रीतिकाल है, उस रीतिकाल के अंदर आपको पूछ ले कि रीतिकाल का ऐसा कौन सा कवि है जो प्रकृति प्रेमी था, तो उसमें सेनापति का नाम आए तो आपको सेनापति करना है, क्योंकि सेनापति ने ज्यादा प्रकृति से संबंधित रचनाएं रची है। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, मदन महीपजू को बालक बसंत ताई। मदन वैसे कामदेव को कहते हैं। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, देव की रचना। यानी ये जो रचना है ये मैंने यहां पर लिख दी है। ये जो लाइन है, मदन महीपजू को बालक बसंत ताई, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, ये देव की है। यानी ये रचना देव की है, सेनापति की नहीं है। मैंने यहाँ पर गलती से यहाँ पर लिख दी थी, तो फिर मैंने काट छाटने की याद तो करनी है। देव की प्रसिद्ध रचना है, पूछा जाता है, तो ये रचना क्या है, देव की, यहाँ पर इसलिए मैंने देव का लिख दिया। आए है पहाड़ मानो काजर के ठोय के, ये सेनापति की, यानी ये लाइन है वो सेनापति की है। कौन सी, ये आए है पहाड़ मानो काजर के ठोय के, सेनापति की। देव रीतिकाल के प्रसिद्ध आचार्य कवि माने जाते हैं। देव रीतिकाल के प्रसिद्ध क्या माने जाते हैं, आचार्य कवि माने जाते हैं। देव को वैसे क्या उद्भावक कवि माना जाता है, देव को क्या माना जाता है, उद्भावक कवि माना जाता है। और ऐसे क्या है, देव रीतिकाल के प्रसिद्ध आचार्य कवि माने जाते हैं। इन्होंने चौथी शब्द शक्ति तात्पर्य बताई। यानी शब्द शक्तियां जो हम आगे पढ़ेंगे, तो वो शब्द शक्तियां, उनके अंदर जो चौथी शब्द शक्ति है उन्होंने तात्पर्य बताई। शब्द शक्ति तीन ही होती है, अभिधा लक्षणा और व्यंजना। अभिधा लक्षणा और व्यंजना, तो वो तीन शब्द शक्ति, उनमें चौथी तात्पर्य नाम से बताई। वो किसने बताई थी, देव ने बताई थी। और उन्होंने एक छल नाम का जो संचारी भाव भी बताया था। छल नाम का क्या बताया था, एक संचारी भाव भी। इन्होंने छल नामक देखो नाम आ गया, मैंने यहाँ पर पहले आपको बताया था, यहाँ पर और लिख दिया। इन्होंने छल नामक संचारी भाव दिया है।
यानी बार बार इसलिए लिखा कि आपका रिवीजन होता रहे। पंक्ति है इनकी, अभिदा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अदम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। यानी ये कह रहा है कि अभिदा जो है, अभिदा, लक्षणा और व्यंजना, ये तीन प्रकार की जो शब्द शक्तियां होती है, तो ये कहता है अभिदा वो उत्तम है, और लक्ष्य जो काव्य है वो मध्यम है, और जो अदम यानी जो नीचे है वो क्या है, व्यंजना है। इस प्रकार इन्होंने बताया। मतीराम, चिंतामणि व भूषण सगे भाई थे। ठीक है, पूछा गया है इसलिए मैंने यहां पर लिखा है, यानी मतीराम, चिंतामणि और भूषण याद आप कर सकते हो, वैसे कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाली नहीं है। मैंने इसका सूत्र नहीं बनाया, मैंने ऐसे याद कर रखा है कि भूषण चिंता मत कर, भूषण भूषण चिंता मत कर। तो हो गया भूषण, चिंतामणि और ये मतीराम। ठीक है, भूषण, चिंता और मत कर। तो भूषण हो गया, चिंतामणि हो गया और मतीराम हो गया। तो मतीराम, चिंतामणि और भूषण वो क्या थे, सगे भाई थे। आगे है प्रमुख पंक्ति। प्रमुख पंक्ति, कुंदन को रंग फीको लगे, कुंदन यानी सोना होता है, कुंदन को रंग फीको लगे, अति सोमित अंग ही चारु गोराई। केली की रात अधा ने, नहीं दिन ही में ललापुनी घात लगाई। तो ये जो रचना दो लाइनें हैं, ये दो लाइनें इनकी महत्वपूर्ण है। श्रृंगार, भक्ति व नीति बिहारी के काव्य में। देखिए, यानी मैंने दोनों को यहाँ पर ये इसलिए लिखा है कि आपको अक्सर पूछा जाता है, वहां पर देखिए, यानी श्रृंगार, भक्ति और नीति आए तब तो आपको बिहारी करना है। तब तो क्या करना है, बिहारी करना है, क्योंकि बिहारी ने श्रृंगार के, भक्ति के और नीति के दोहे लिखे, तो आपको बिहारी करना है। और वहां पर आ जाए श्रृंगार, भक्ति और वीरता, तब आपको पद्माकर करना है। अब देखिए, सिर्फ इतना ही फर्क है, यहाँ ये चेंज है। बाकी श्रृंगार बिहारी ने भी लिखा है और श्रृंगार के पद्माकर ने भी लिखा है, भक्ति के बिहारी ने भी लिखा है और भक्ति के पद्माकर ने भी लिखा है। सिर्फ यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर नीति है, तो नीति नाम आ जाए तो बिहारी करना है, और वीरता नाम आए तो पद्माकर करना है। ये अक्सर पूछा जाता है, श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी किस कवि में बहती है, तो इस प्रकार पूछा जाता है, तो आपको वहां पर बिहारी करना है। और ये आ जाए श्रृंगार, भक्ति और वीरता, तब पद्माकर करना है। इसलिए मैंने यहाँ दोनों को एक जगह कर दिया है। पद्माकर बांदा जिले के निवासी थे, बांदा जिले के। ये रीतिकाल के अंतिम सर्वाधिक लोकप्रिय कवि माने जाते हैं, यानी रीतिकाल के अंतिम जो श्रृंगारी कवि, वो जो द्विज देव नाम आया था वो। और ये है पद्माकर, बांदा जिले के निवासी थे, जो रीतिकाल के अंतिम सर्वाधिक लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। तो सर्वाधिक लोकप्रिय कौन थे, हमारे पद्माकर। प्रमुख पंक्ति है पद्माकर की, बनन में बागन में बगरियो बसंत है, बनन में बागन में बगरियो बसंत है, ये पद्माकर की पंक्ति है। आगे आया आलम की प्रमुख पंक्ति, यानी जो आलम है उनकी प्रमुख पंक्तियां, कनक छरीसी कामिनी काहे को कटी छीन, कटी को कंचन काटी के कुंचन मध्य धरी दीन। ये पंक्ति है वो आलम की है, और महत्वपूर्ण इसलिए मैंने यहाँ पर लिखी है, मोस्ट याद करनी है आपको। यानी आप किस प्रकार याद करो, एक शब्द को पकड़ के, जे आलम कनक, आलम कनक या आलम श्री कनक, किस प्रकार आप इसमें से एक शब्द पकड़ के इसको अटैच करके याद कर सकते हो, क्योंकि पूरी लाइनें याद नहीं रहती है, बहुत सारी हो जाती है। तो आप एक शब्द को पकड़ के इसको याद रखिए, उससे जो ये है उनसे लेखक, उनसे आपको अटैच कर लीजिए उसको। बोधा की प्रमुख पंक्ति है, ये प्रेम को पंत कराल महा, तरवारी की धार पे धावनो है। अब देखो, मैंने तो यहाँ पर इसे बोधा, इसे बोधा बोलते हैं तो थोड़ा इसे जोर आता है, उसी प्रकार धावनो तो इसको बोलते हैं तो भी थोड़ा जोर आता है। तो बोधा धावनो, मैंने ये शब्द पकड़ रखा है, बोधा धावनो, यानी यहाँ बोधा खत्म होता है, यहाँ से धा से स्टार्ट होता है। तो दोनों में या तो आप ऐसे कर लीजिए जैसे बोधा, फिर ध से स्टार्ट हुआ धावनु, और या ऐसे कर लीजिए बोधा बोलते तो उसमें थोड़ा जोर आता है, उसी प्रकार धावनु बोलते तो जोर आता है। तो मैंने इसको अटैच कर रखा है, ये प्रेम को पत कराल मां तरवारी की धार पे धावनु है। अब वहां क्या होता है कि आपको
या तो होता है कि भाई प्रेम से संबंधित पंक्तियां जो ये रीति मुक्त कवि थे इन्होंने लिखी है, पर वहां पर जैसे आलम नाम आ गया, घनानंद आ गया, बोधा आ गया, तो ये सारे नाम एक जगह हो जाते हैं, फिर कंफ्यूजन होता है कि ये किसकी लाइन थी। तो इस प्रकार आप इसको अटैच कर लिए। आगे इन्होंने लिखा है, दाता कहो सूर कहो सुंदर सुजान कहो, आपको ने चाहे ताई बाप को ने चाहिए। अब देखिए बोधा था, अब देखिए मैंने इसको कैसे याद करा, इसको तो ऐसे याद रखा कि भाई धामनो है वो इसे जोड़ दिया, और बोधा को इस पे लाइन पे ये बोल रहा है कि जो ये जिसके दरबार में जिसे रहते थे राजा महाराजा थे उनके बारे में ये दाता कहो सूर कहो, यानी इनको दाता कहो चाहे सूर कहो कुछ भी कहो, सुंदर कहो सुजान कहो, आपको नहीं चाहिए, खुद को भी नहीं चाहते, यानी खुद के जो रिश्तेदार है वो उनको भी नहीं चाहते, चाहे बाप को नहीं चाहिए, खुद के बाप को नहीं चाहते। आपने देखा है कई जो राजा महाराजा थे जो संपत्ति के कारण पद प्राप्त करने के लिए अपने पिताओं की हत्या की है, तो ये अपने बाप को भी नहीं चाहते, हमको क्या चाहेंगे, ये बोधा ने कहा। अब इसको कैसे मैंने अटैच किया कि ये बोधा आदमी था, भाई बोधा आदमी था तो इसको गुस्सा आ गया, और जो बोधा होता है जो कमजोर, बोधा का मतलब कमजोर होता है, तो आप देखिए कमजोर आदमी को गुस्सा ज्यादा आता है, तो इनको गुस्सा आ गया। तो दाता कहो सूर कहो सुंदर सुजान कहो, आपको ने चाहिए ताई बाप को ने चाहिए, क्योंकि इसमें जो भाव गुस्से का भाव प्रकट हो रहा है, तो बोधा आदमी है उसको गुस्सा आ गया, इस प्रकार याद कर लीजिए। आगे देखो, आगे ठाकुर की प्रमुख पंक्ति है, ठेल सो बनाए आए मिलत सभा के बीच, लोगन कवित किन्नु खेल करी जान्यो है। अब देखिए इसको कैसे मैंने याद किया है कि जो ठाकुर है, ठाकुर किसको बोलते हैं, जो राजा होता है वह राजा को बोलते हैं ठाकुर, राजा होते हैं राजा महाराजा, तो ये राजा था। अब यहाँ पर जैसे कवि थे, भाई कवि थे, वो कवि है वो रचना कर रहे थे, कवि है वो रचना कर रहे थे, और राजा था, उनके सामने ये रचना प्रस्तुत की गई, तो राजा को है गुस्सा आया, तो राजा ने क्या कहा, ठेल सो बनाया आए मिलत सभा के बीच, यानी आपने ऐसे ही बना बना के इस सभा के अंदर ले गए, लोगन कवित किन्नु खेल करी जाने, यानी आपने जो कविता करने का ये खेल बना रखा है, यानी कोई खेल थोड़ी है कविता रचना, इस प्रकार इसको गुस्सा आ गया, तो ठाकुर उठे उनको गुस्सा आ गया, तो इस प्रकार की रचना इन्होंने बनाई थी। भिखारी की प्रमुख पंक्ति, भिखारी की प्रमुख पंक्ति, आगे के कवि जी है तो कविताई, न तो राधा कन्हाई सुमरीन को बहानु है, यानी भिखारी थे, भिखारी थे, भाई भिखारी कौन होते, जो मांगने वाले होते, तो इस प्रकार ये भिखारी थे, तो भिखारी को क्या होता है, भिखारी क्या करते, भिखारी हम जैसे हमारे घर पे मांगने के लिए आते, तो हम देते हैं तो भी ठीक है, नहीं देते वो कहते हैं भाई दे जिसका भी भला जो ना दे उसका भी भला, तो उसी प्रकार इन्होंने रचना की कि आगे के कवि रीझ है तो कविता, यानी आगे के कवि जो रीझते हैं उन पसंद करते हैं तो हमारी ये कविता है, और अगर नहीं रीझते तो हम सोच लेंगे भाई राधा कृष्ण को हमने याद किया है, बस वो याद करने का बहाना था, इस प्रकार। तो ऐसे याद कर लीजिए आपको कि भाई भिखारी की पंक्ति क्या हो जाए, भिखारी आदमी थे, उन्होंने ऐसे मस्त मगन थे कि भाई जो दे उसका भी भला जो ना दे उसका भी भला, तो इसी प्रकार इस लाइन का अर्थ निकला, आगे की कवि दीजिए तो कविता ही, नहीं तो राधा कृष्ण सुमिरन को बहानु है, इस प्रकार। अब जो हमारा जो रीतिकाल था, ये रीतिकाल यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, यानी रीतिकाल से जो सारे जो मेन मेन फैक्ट थे, मेन मेन जो कवि थे वो सारे हमने यहाँ पर कर लिए। इसके बाद में हम जो आगे हैं वो आधुनिक काल पढ़ेंगे, आधुनिक काल वो पढ़ेंगे, उससे पहले हम क्या है कि रीति काल के कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते उन क्वेश्चनों की एक क्लास लेंगे कि आपको कितना याद हुआ है, आपका रिवीजन हो जाए, तो एक क्लास हम क्या है रीति काल के क्वेश्चनों की लेंगे, उसके बाद में हम आगे आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।